बिग बैंग एक्सप्लोजन। देखो इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्टार की जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार जो होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, कैसे स्टार बनता है, क्या होता है। तो पूरी स्टार की डिटेल मैकेनिकली, मतलब एक उसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था। बिग बैंग एक्सप्लोजन अगर आप समझ रहे हो तो हमारे यहाँ एक मान के चलो यूनिवर्स में एक बहुत टाइनी स्मॉल पार्टिकल था, जिसमें क्या था, इनॉर्मस टेम्परेचर था। तो वो इनॉर्मस टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, बिग बैंग हो गया। मतलब एक तरीके से वो जो हमारा टाइनी पार्टिकल था वो क्या कर गया, एक्सप्लोड कर गया। और जब वो एक्सप्लोड करा तो आप ये समझिए एनर्जी और मैटर निकले कहाँ से, कोर में से। तो वो एक कोर थी छोटी सी, जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये पूरा ब्रह्मांड जो आप देख रहे हो, ये उस बहुत टाइनी पार्टिकल से निकला है। और अगर आप देखो तो विद इन फर्स्ट 3 सेकेंड, अगर आप देखो पहले 3 सेकंड के अंदर पहला एटम बन गया था। क्योंकि उस समय क्या निकला था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकले थे। तो हमारा जो पहला एटम बना था वो था हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन फ्यूज होकर क्या बनेगा बाद में, हीलियम। तो ये बिग बैंग एक्सप्लोजन लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमें ये दिखता है कि एक्सप्लोजन हुआ था एनर्जी और मैटर का। तो आप ये ध्यान से देखिए कि हमारा जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तो एनर्जी निकली और मैटर निकला। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। अगर आप देखोगे तो एनर्जी और मैटर जो था उसमें डेंसिटी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे। और जब ये डेंसिटी डिफरेंसेस थे तो उससे क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या आया, डिफरेंस आया। ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो बहुत डेंस थे, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो कम डेंस थे। तो अगर आप देखते हो ना तो यूनिवर्स भी लगभग 4500 कूल डाउन बाई 4500 केल्विन, एंड एटॉमिक मैटर स्टार्टेड टू फॉर्म विद इन 3 लाख ईयर्स ऑफ बिग बैंग। ठीक। अब ये जो डेंसिटी डिफरेंस हुए, डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से क्या हुआ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और जितनी ज्यादा डेंसिटी थी मैटर की उतना ही क्या था, उसका ग्रेविटेशनल पुल था। अब जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल था उतनी ही ज्यादा उसकी डेंसिटी थी। तो हाई डेंसिटी वाला मैटर लो डेंसिटी वाले मैटर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और इसी से ही क्या हो रहा है, हमारी गैलेक्सी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इसी से ही हमारी गैलेक्सीज बन रही हैं। तो गैलेक्सीज क्यों बन रही हैं, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस। और डेंसिटी डिफरेंस किस में हो रहा है, जो एनर्जी और जो मैटर और जो चीजें निकली हैं उसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो रहा है। और अपनी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिल्की वे, ये हम लोग जानते हैं। अब बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं, ये इमैनुअल कांत ने ये नाम दिया था। तो नेबुला क्या था, नेबुला हम लोग सिंपली पढ़ लेते हैं कि नेबुला क्या है यार, वो डस्ट और गैस का एक क्लाउड है और उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक्यूमुलेशन होता है, उससे नेबुला बन जाता है। वो ठीक है, सारी बातें ठीक है। लेकिन अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखते हो, जो ये नीचे बना हुआ है एक सर्किल सा, इसमें अगर आप जो इनवर्ड लाइंस जा रही हैं वो क्या है, एक तरीके से मान के चलो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और आउटर क्या है, जो आउटर निकल रही है कोर से, वो क्या है, हीट है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटी क्या होती है, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक गुड क्रिएटर भी होता है और गुड डिस्ट्रॉयर भी होता है। अब इस कहानी में क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप देखो तो अगर ये ग्रेविटेशनल पुल बना रहता, ग्रेविटेशनल पुल बना रहता तो ये क्या करता, ये इसको पूरा कोलैप्स कर देता। और कोलैप्स कर देता तो सारी चीजें खत्म हो जाती। लेकिन ये ग्रेविटेशनल पुल होने की वजह से और हीट के होने की वजह से, और ये हीट क्यों आ रही है, ये हीट कहाँ से आ गई, ये हीट आ रही है क्योंकि इस समय एट्रीशन हो रहा है। और एट्रिशन क्या होता है, एट्रिशन कुछ नहीं होता है, सारे पार्टिकल पास आ रहे हैं, उससे टर्बुलेंस हो रही है, टर्बुलेंस होने से हीट जनरेट हो रही है, तो वो हीट है। तो ग्रेविटेशनल पुल है वो इसे कोलैप्स करना चाह रहा है, और हीट है जो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में काम कर रही है। तो हम ये देख रहे हैं तो इसी से ही क्या बनता है, आपका नेबुला का फॉर्मेशन होता है। तो गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम ये क्या देख रहे हैं, एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का हो रहा है। वो बात सही है, लेकिन उसको हम और डिटेल में कैसे डिफाइन कर पाएंगे, वो चीज है। फिर धीरे धीरे प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से क्या बन रहा है,
हीलियम एटम बन रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस बाय इमैनुअल कांत। तो आप समझे, कुछ नहीं है नेबुला, अगर आप सिंपल भाषा में बात करो तो डस्ट और गैस का एक बादल है। गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। वो एक, हम लेमन भाषा में बात करते हैं, वो नेबुला की फर्स्ट फेज है एक साइकिल। स्टार्स की अगर आप देखते हो, स्टार की जो लाइफ साइकिल होती है। लेकिन क्यों ऐसा होता है वो अभी हमने टेक्निकली भी देखा। ये जो कोर है, अगर आप इसको समझ रहे हो, जो डस्ट का भी बादल सा है, इसमें दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो इसको कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है, और बाहर से, अगर आप अंदर से बाहर देखोगे तो हीट लग रही है। तो हीट क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो एट्रिशन के प्रोसेस की वजह से ये सिस्टम कोलैप्स नहीं हो पा रहा है। और नेबुला के बाद जब हम आगे देखेंगे तो हमें दिखाई देगा प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार मतलब जस्ट अर्थ, जस्ट कहते हैं ना कि यार वो बस एक तरीके से ना स्टार बना ही है, बहुत छोटा सा है। तो प्रोटोस्टार हम देखते हैं बहुत बिल्कुल यंग स्टार है यार, बहुत अभी बना ही है। और उसके आसपास भी अगर आप देखोगे ना तो यार सब तरफ बादल ही बादल है, वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, अपने लाइट नहीं एमिट कर पाता। लेकिन स्लोली स्लोली, ये जो लाइन लिखी ना, स्लोली स्लोली वो लाइट एमिट करने लगता है यार। अब वो लाइट एमिट कर रहा है, इस समय भी लाइट एमिट कर रहा है। तो अब देखो, पहले जो हीट हमने देखी थी वो हीट हमें कहां से मिल रही थी, वो हीट हमें मिल रही थी एट्रिशन से। अब अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और हाइड्रोजन फ्यूज हो जाएगा किसके अंदर, हीलियम में। तो अब आप ये समझो कि हाइड्रोजन हमारा फ्यूज हो गया हीलियम में। तो अब ये जो थर्ड स्टेज आई, हमने सबसे पहले नेबुला देखा, फिर ये प्रोटोस्टार, और तीसरी फेज आ रही है मेन सीक्वेंसिंग स्टार। तो ये मेन सीक्वेंसिंग स्टार के टाइम पे क्या होगा, ये मतलब मान के चलो, ये जो प्रोटोस्टार और मेन सीक्वेंसिंग स्टार है, ये एक ही टाइम की लगभग फेजेस है। और इस समय हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो फ्यूजन होता है हीलियम में, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये सबसे लंबी फेज होती है किसकी, मेन सीक्वेंसिंग स्टार की। तो आप समझे, नेबुला था, नेबुला के बाद प्रोटोस्टार आया, प्रोटोस्टार के बाद मेन सीक्वेंसिंग फेज आई। मेन सीक्वेंसिंग फेज में जो हीट मिली, देखो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो हर बार कोलैप्स करेगा, वो हर फेज में कोलैप्स करेगा। और हीट जो होगी हर फेज में इसको बचाएगी, सीधी बात है। तो उस कंडीशन में पहले जो हीट मिली, अगर आप नेबुला के टाइम पे हीट देखते हो वो कैसे मिली थी, नेबुला के टाइम पे वो हीट हमें मिली थी एट्रिशन से, मतलब जो मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं। अब अगर आप देख रहे हो जो हीट मिल रही है हमें, वो किससे मिल रही है, तो अब कौन सी रिएक्शन हो रही है, फ्यूजन हो रहा है। तो फ्यूजन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो फिर से ग्रेविटेशन वाला बेचारा परेशान है कि मैं इसे कैसे कोलैप्स करूं, कर ही नहीं पा रहा हूं, बहुत दुखी है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि प्रोटोस्टार की जो फेसेस होती हैं, जो मिल्की वे होता है, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस तरह का हमारा नेबुला था, प्रोटोस्टार था, स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। अब आप देखो, ये अभी हमने खत्म नहीं किया है, जस्ट अभी एक हल्का सा हिंट दे रहे हैं कि नेबुला था, ये अभी आपने ऊपर देखा नेबुला था। फिर ये जो एवरेज स्टार और एक मैसिव स्टार, तो ये एवरेज स्टार क्या है, ये एवरेज स्टार और ये मैसिव स्टार दोनों ही प्रोटोफेज में है। लेकिन कहते हैं ना, एक बच्चा यार थोड़ा हल्का फुल्का है और एक थोड़ा भारी बच्चा है, तो बस वही चीज है कि प्रोटोस्टार दो फेज में है। तो अब ये प्रोटोस्टार दो फेज में, यहीं पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ प्रोटोस्टार वाली फेज भी हो रही है, और जो मेन सीक्वेंसिंग वाली फेज है वो भी यहीं पे ही हो रही है। मेन सीक्वेंसिंग फेज भी यहीं पे हो रही है। तो ये दोनों फेज कहाँ हो रही है, एवरेज स्टार पे और मैसिव स्टार पे। ये दोनों ही क्या है आपके, ये दोनों ही आपके प्रोटोस्टार हैं। क्लियर हुई यहाँ बात। अभी हम ये रेड जाइंट से आगे देखेंगे, ये रेड, ये वाली फिगर आपको आगे भी मिलेगी। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है, जैसे कलर ऑफ द स्टार डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आईएएस में, कि जो कलर होता है स्टार का वो क्या शो करता है, उसका टेम्परेचर। जैसे रेड स्टार फुलेस्ट होता है, येलो स्टार मॉडरेट होता है, ब्लू स्टार हॉटेस्ट होता है, सिरस हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है, पोलर स्टार ब्राइटेस्ट स्टार है नदर्न स्काई का, प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, नियरेस्ट स्टार ऑफ द सन। ये जस्ट आपको याद करने। अब यार जो फेज आई वो आई रेड जाइंट। रेड जाइंट नाम से ही क्लियर है, जो हमने पीछे फोटो देखा था ना, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा एक रेड जाइंट फेज आ गई। अब अब क्या होगा, अब आप समझो हाइड्रोजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। अब हाइड्रोजन फ्यूल फिनिश हो गया तो ग्रेविटेशन वाले, ग्रेविटी फिर से सोचेगी अब तो मैं स्टार को खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो वही चीज है कि अब हाइड्रोजन फ्यूल तो फिनिश हो गया, अब क्या करेगी, कोर जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी और हीट अप हो जाएगी।
आउटर लेयर जो होगी वो भाग जाएगी, आउटर लेयर जो थी वो हमेशा क्या करेगी, एक्सपेंड कर जाएगी, और इनर जो फेस होती है, जो इनर लेयर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, कम पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, और आउटर लेयर हमारी एक्सपेंड कर जाती है, ठीक। अब क्या होगा, ग्रेविटी वांट्स टू कोलैप्स द स्टार एंड कोर बिकम वेरी स्मॉल एंड आउटर लेयर क्या कर जाएगी, एक्सपेंड, और आउटर मास क्या करेगा, उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। तो रेड जाइंट फेस में क्या हो रहा है, अगर आप देख रहे हो तो हाइड्रोजन फ्यूल हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे कोर जो होती है, कोर हमारी क्या होगी, छोटी होती जाएगी, और आउटर एरिया क्या होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है, यहाँ क्या गड़बड़ होती है कि जो हीलियम जो होता है ना, हीलियम दोबारा से फ्यूज हो जाता है। फ्यूज कैसे हो जाता है, ग्रेविटी क्या करती है, किसी वजह से ग्रेविटी दोबारा से सन को या ये स्टार को एनर्जी दे देती है, तो हीलियम फ्यूज होता है, हीलियम किस में फ्यूज हो जाता है, अगेन कार्बन में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये जो ग्राफ है यहाँ ये शो कर रहा है कि सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फ्यूजन होगा हीलियम में, हीलियम, हीलियम का फ्यूजन होगा कार्बन में, और कार्बन, कार्बन का फ्यूजन होगा, और उसके बाद फाइनल फ्यूजन की जो स्टेज होती है वो होती है आयरन की, ठीक है। तो रेड जाइंट में अगर आप देखोगे तो रेड जाइंट कन्वर्टेड टू प्लेनेटरी नेबुला, प्लेनेटरी नेबुला का मतलब समझ रहे हो कि बिल्कुल रेड जाइंट खत्म हो रहा है यार, हाइड्रोजन फ्यूल फिनिश हो गया है, स्टार छोटा पड़ गया है, आउटर एरिया फैल गया, आउटर एरिया फैलने का मतलब कहाँ चला जाएगा, आउटर एरिया फैल के, आउटर एरिया फैल के नेबुला में तो मिल जाएगा दोबारा से जाके, ठीक है। इनर एरिया श्रिंक हो जाता है, लेकिन ग्रेविटी बाई मिस्टेक क्या कर देती है, हीट प्रोवाइड कर देती है, और हीलियम फ्यूज इनटू कार्बन, दिस इज हीलियम नॉट ही, ये हीलियम है। तो हीलियम किसमें फ्यूज हो जाता है, हीलियम फ्यूज हो जाता है किसमें, कार्बन में, और फिर से एक जान आ जाती है किसमें, सितारे के अंदर, ठीक है। तो सितारा फिर से जगमगा जाता है, और अब आता है व्हाइट डॉर्फ। कब तक जगमगाओगे, कभी तो चीजें खत्म होंगी ना, जो आया है वो तो जाएगा, कुदरत का नियम है। तो core of the red giant will collapse to form a hot dense object known as white dwarf. This is the final stage of life for low to medium mass stars. क्या हो रहा है यार यहाँ पे, बहुत ध्यान समझना, व्हाइट डॉर्फ की कंडीशन क्या हो रही है, अब हीलियम भी खत्म हो गई, अब हीट भी नहीं है, तो स्टार कोलैप्स करेगा, हाइड्रोजन खत्म हो गया, हीलियम खत्म हो गया, हीलियम कार्बन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, और कार्बन, कार्बन तो बिल्कुल ही फ्यूज नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है। अब क्या होगा, अब इनर एरिया श्रिंक हो रहा है, आउटर एरिया एक्सपेंड हो रहा है, नेबुला में मिलता चला जा रहा है, लेकिन 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 थोड़ी बहुत ताकत बची हुई स्टार में, वो है उसके इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो यहाँ पे वो उसके इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये अपना रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अब ये रिपल्सिव फोर्स लगाने के बाद कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इसको रोक के चलेंगे, जो कोलैप्स होता है वो थोड़ा रुक जाता है, और ग्रेविटी क्या कर लेती है, सस्टेन कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरीके से रिपल्सिव फोर्स लगा के अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करके, हीट प्रोड्यूस करके ग्रेविटेशन फोर्स को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी तो चलो कोई बात नहीं, चलो व्हाइट डॉर्फ तक चीजें बच गई, ठीक। अब देखो चंद्रशेखर लिमिट आई, चंद्रशेखर लिमिट क्या कहती है कि ये वो लिमिट होती है, देखो अप टू दिस लिमिट, अगर कोई भी लिमिट क्या है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, Chandrasekhar limit is the maximum mass of a white dwarf star after which the star collapse because of its self gravitational attraction. यार स्टार ना खत्म हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो दिस लिमिट हैज बीन सेट एज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। इस लिमिट तक तो व्हाइट डॉर्फ स्टार स्टेबल रहेगा, लेकिन जैसे ही इससे ऊपर हो जाएगा तो व्हाइट डॉर्फ नहीं बनेगा, वो कोलैप्स कर जाएगा और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा। सुपरनोवा मतलब समझ रहे हो कि मतलब अब वो प्रोटॉन उसमें क्या होगा, एक तरीके से वो न्यूट्रॉन स्टार बन गया। अब न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। चंद्रशेखर लिमिट बहुत पूछी जाती है पेपर में, ध्यान रखिएगा 1.4 टाइम्स ही मास ऑफ द सन, जब तक यहाँ तक है तब तक व्हाइट डॉर्फ है, और उससे ऊपर निकल गया अगर तो एक्सप्लोड ही हो जाएगा, और उसमें कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास, और वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। अब फाइनली हमने देखा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, तो सुपरनोवा इज अ पावरफुल एंड ल्यूमिनस एक्सप्लोजन दैट अकर्स व्हेन अ स्टार हैज रीच्ड द एंड ऑफ इट्स लाइफ। फ्यूल व्यूल सब खत्म हो गया भाई, अब कुछ भी नहीं है। तो अब देखो क्या है, प्रोटो स्टार आपने देखा था तो हमें एनर्जी किससे मिल रही थी, एट्रिशन से मिल रही थी। मेन सीक्वेंसिंग फेज में एनर्जी किससे मिल रही थी, हाइड्रोजन हीलियम में हो रहा था। रेड जायंट में आपने देखा हीलियम किस में फ्यूज हो रहा था, कार्बन में। व्हाइट ड्वार्फ में एक हद तक अगर आप देखोगे तो कार्बन आयरन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है पर नहीं पहुंच पा रहा, फिर भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई है।
लेकिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या हो गया कि जब फ्यूल बिल्कुल ही खत्म हो गया और जो 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, तो हमारा क्या हो जाएगा, सुपरनोवा एक एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सारा न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो गया, ग्रेविटी फाइनली विंस द रेस, और ग्रेविटी यहाँ क्या कर जाती है, जीत जाती है। और ग्रेविटी के जीतने से क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, पूरे को कोलैप्स कर देगा उठा के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा। अब देखो आपके सामने दो तरह के स्टार बनेंगे, एक तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा और एक ब्लैक होल बनेगा। ये दोनों बड़े केस में बनते हैं, बड़े केस में भी आगे देखेंगे। तो यार न्यूट्रॉन स्टार जो होता है ना, अगर आप देखो हाई मास स्टार होता है, देखो दो इसमें ऑप्शन है, एक तो हाई मास स्टार है और एक वेरी हाई मास स्टार है। तो हाई मास स्टार मतलब क्या, 7 से 20 टाइम्स द मास ऑफ द सन। अगर आप इतना देखते हो तो हमारा हाई मास स्टार किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे कोलैप्स कर जाएंगे किसमें, न्यूक्लियस में। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएंगे, तो न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो वो एक तरीके से क्या बन जाएगा, हाई मास स्टार किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार में। सिर्फ न्यूट्रॉन रह जाएंगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ आके, खत्म हो जाएंगे। और जो न्यूट्रॉन स्टार होता है उसे हम पल्सर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वेव्स को एमिट करता है। ये क्या करता है, वेव्स एमिट करता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ ये क्या करेगा, वेव्स की फॉर्म में ये एमिशन करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके चारों तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेव की फॉर्म में होंगी। तो ये इस तरीके से क्या कर रहा है, ये हमारा पल्सर, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। क्लियर हुई यहां तक बात, समझ में आया। और अब वेरी हाई मास स्टार जो 20 टाइम्स द मास ऑफ द सन है, आप समझ रहे हो इस चीज को। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और डेंसिटी जब इनफाइनाइट है तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी ब्लैक होल में, कि लाइट एस्केप ही नहीं कर पाएगी, लाइट कांट एस्केप। ठीक है, और जब लाइट एस्केप नहीं करेगी तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हो कोई भी चीज उसके अंदर जाएगी वो बाहर नहीं आएगी, वो एस्केप ही नहीं होने देगा, क्योंकि उसका ग्रेविटेशन पुल आप समझ लो कितना ज्यादा होगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरीके से हमारे जो स्टार्स होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, उनकी जो एनाटॉमी होती है, कैसे वो काम करते हैं, ये पूरा इसके अंदर अच्छे से क्लियर किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप फिर से एक बार देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो, ये नेबुला था। नेबुला मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्लाउड है। सिर्फ किसका क्लाउड है, डस्ट और गैस का। गैस कौन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन किसमें होगा, हीलियम में होगा। ठीक है, फिर दो तरह के स्टार बनेंगे, एवरेज स्टार, मैसिव स्टार। ये दोनों ही स्टार मैंने आपको बताए थे किस फेज में रहते हैं, या तो प्रोटो फेज भी आप इसको बोल सकते हो, या मेन सीक्वेंसिंग फेज भी आप इसको बोल सकते हो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था रेड जाइंट फेज आएगी, सुपर रेड जाइंट आएगी। रेड जाइंट फेज हमने पढ़ा था। रेड जाइंट फेज के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लेनेटरी नेबुला। प्लेनेटरी नेबुला क्या होता है, नाम से क्लियर है ना, प्लेनेटरी नेबुला का प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक समझ लो ना, एक तरीके से इसकी आउटर कोर क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, धीरे 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 खत्म हो रहा है। और रेड सुपर जायंट मैंने तो बताया था कि पूरा का पूरा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है, इसमें एक्सप्लोजन ही हो जाता है। क्यों हो जाता है ये एक्सप्लोजन, क्यों होता है, क्योंकि यार इसका मास बहुत ज्यादा होता है। ये आप जो दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े जो है ना, इनका मास बहुत ज्यादा होता है। अब मास ज्यादा होने की वजह से क्या करता है, ये अपने आप को संभाल नहीं पाते और ये फट जाते हैं। तो सुपरनोवा दो में कन्वर्ट होता है, या तो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा या ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। न्यूट्रॉन स्टार को और हम क्या बोलते हैं, पल्सर बोलते हैं, पल्सर्स। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को एमिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ ऊपर अगर आप देखोगे तो छोटा सा व्हाइट डॉर्फ स्टार बनेगा। ये बहुत सिंपल शब्दों में स्टार और लाइफ साइकिल ऑफ स्टार की पूरी कहानी यहाँ पे डिस्कस हो गई है। मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया है। इससे ऊपर मैकेनिज्म में स्टार्स के अंदर, बिग बिलियन के अंदर, और ये आपका बिग बैंग होता है, इसके अंदर जो 13.7 बिलियन ईयर्स लगे थे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और जो नेबुला है उससे एक आध क्वेश्चन या प्रोटोस्टार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर पूरी ही पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। थैंक यू वेरी मच।